गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंटिज एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। गुजराती, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों स्टूडेंट्स के लिए गुजरात बोर्ड की एग्जाम, गुजरात बोर्ड के सब सिलेबस के लिए हम 12th कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट किया था उसमें पहले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम दूसरे चैप्टर में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर में दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है वो छोटा पड़ता है, क्योंकि हमें वार्षिक सब एनुअल अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स करना पड़ता है। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, या फिर इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी और गुजराती के साथ में आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश भले ही यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगा, साथ में कभी कभी हिंदी या गुजराती वर्ड्स भी लिख दूंगा जो आपको जिसमें आपको दिक्कत हो। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। गुजराती और हिंदी मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप इसमें से स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में अकाउंट की जो पहला पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर। और मैं आपको पेज नंबर भी बता दूं, 45 पेज नंबर है। हिंदी मीडियम हो चाहे गुजराती मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पेज नंबर 45 ही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम वाले भी अपनी बुक में पढ़ लें। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। राम और श्याम जो है वो 6:4 के अनुपात में लाभ हानि मतलब नफा नुकसान बांटते हैं, मतलब वहते थे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। हमको 31st March 2007 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट मतलब समायोजन मतलब हवाला दिया हुआ है, और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन करना है। एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन दे दिया है, मतलब हमें बार बार पेज चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मतलब 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट से स्टार्ट करने के बाद पूरा चैप्टर हम सीख लेंगे, और एडजस्टमेंट को समझते 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 आपको बाकी की एंट्रीज भी आ जाएगी, और एडजस्टमेंट और बाकी की एंट्रीज दोनों मिला के पूरा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जिसको कोई एडजस्टमेंट एग्जाम के टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पे बाकी की जो ट्रायल बैलेंस की एंट्री है वो वहाँ पे रख देनी है, और बाद में आपको क्वेश्चन को पूरा कर लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे एडजस्टमेंट के साथ, और एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप लोग भी पूरा क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। समझ लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोग अपना ये क्वेश्चन पूरा सबसे पहले पढ़ लीजिए। पूरा ट्रायल बैलेंस में कौन सी डेबिट बैलेंस मतलब उधार बाकी है, और कौन सी क्रेडिट बैलेंस मतलब जमा बाकी है, वो सब सब पढ़ लीजिए। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 4 अकाउंट बनाए हैं और एक बैलेंस शीट बनाया हुआ है। बैलेंस शीट में मैंने कुछ हेडिंग्स दे दिया है, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था बैलेंस शीट वाले वीडियो में, कि यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज 4 टाइटल हम रखेंगे। और एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स में फिक्स में टेंजिबल, फिक्स में इनटेंजिबल, ये दोनों को अलग अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। उस फिक्स के बाद आएगा इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये तीनों के, और चौथा आएगा करंट एसेट। उसमें भी हम 4 हेडिंग दे देंगे। टोटल 8 हेडिंग हमें यहाँ पे देने हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। अगर हिंदी में लिखा होगा आपकी बुक में कि अंतिम स्टॉक 45,000 है, जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है, मतलब मोर ज्यादा है। तो नॉर्मली ट्रायल जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें मेथड ये होती है कि
हम मार्केट वैल्यू हो या हमारी बुक वैल्यू हो, मतलब बाजार कीमत हो या हमारी वही कीमत मतलब चौपड़े कीमत हो, उन दोनों में जो भी कीमत हो उन सब में हमको जो कम वैल्यू है उसको ध्यान में लेना है। हम ज़्यादा प्रॉफिट को ध्यान में नहीं लेंगे। हम कम प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कम हमें प्रॉफिट है ऐसा ध्यान में लेंगे, मतलब कम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मटेरियल की वैल्यू कम वाली रखेंगे। तो कम वाली रखेंगे तो यहाँ पे कम वाली तो 45 दिया हुआ है, हमें मार्केट वैल्यू 10% बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, मटेरियल है, माल सामान है ना, अंतिम स्टॉक, तो वो हमारा करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति में आएगा। हिंदी मीडियम वाले गुजराती मीडियम वाले यहाँ पे लिख सकते हैं चालू मिलकत या चालू संपत्ति। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री नहीं है। ये पूरा का पूरा 45,000 में से एक नंबर की भी ट्रायल बैलेंस में वैल्यू नहीं है, तो पूरे की पूरी दो एंट्री होने वाली है। तो 45,000 और दूसरी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक। एक स्टॉक अकाउंट में एंट्री होती है, मतलब स्टॉक अकाउंट कहाँ होता है, स्टॉक अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही हम पार्ट बना लेते हैं। तो ऊपर वाला आधा हिस्सा स्टॉक अकाउंट जैसा ही होता है और नीचे वाला आधा हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। तो यहाँ पे होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद होता है परचेज, यहाँ पे सेल्स हो जाता है और लास्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। शुरुआतनी बाकी, प्रारंभिक शेष प्लस खरीदी माइनस सेल्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अंतिम शेष छेवटनी बाकी। तो वो हमको दिया है 45,000। तो दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी, वो ट्रायल बैलेंस में उसकी ये अमाउंट नहीं दिख रही होगी आपको दिख रही होगी जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में, वो ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, तो दो एंट्री हो गई। उसके बाद दिया है 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्रॉइंग्स 10% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, है ना। हिंदी में बोले तो यहाँ पे लिखा है साझेदारों की पूंजी पर वार्षिक 5% ब्याज देना है तथा आहरण पर 10% की दर से ब्याज वसूल करना है। गुजराती में भी वही है, साझेदार मतलब भागीदारों ने मूड़ी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज मतलब कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज मतलब मूड़ी पर ब्याज। तो उसकी मूड़ी मतलब पूंजी कितनी है, कैपिटल शेष कितनी है, बाय यहाँ पे लिखेंगे बाकी आगे लाव्या, शेष आगे लाए मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा जो होता है क्रेडिट साइड होता है, मतलब जमा शेष होती है। तो वो हमारे जमा साइड में आपको मिल जाएगा, क्रेडिट बाय साइड में 80,000 एंड 70,000 दिया हुआ है। तो वो तो ट्रायल बैलेंस में से तो उसकी तो एक ही एंट्री होनी है। अभी 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल, ये पार्टनर्स कैपिटल जो है उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हमें उसको हम पर चार्ज करेंगे। वो मतलब वो उसने हमको पैसा यूज करने के लिए हमको मतलब हमारी ये फर्म को दिया है, तो फर्म को दिया है तो फर्म क्या करेगी, हम फर्म है ना, तो हम फर्म है और ये उसके मालिक है। तो हमारे वो मालिक है, तो मालिक ने हमको पैसा यूज करने के लिए दिया, मतलब फर्म को पैसा यूज करने के लिए उसका इंटरेस्ट वो मतलब मालिक को चुकाएंगे तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा, फर्म के लिए नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पार्टनर्स अलग अलग है, तो दोनों पार्टनर्स का अलग अलग बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। कोई भी एक्सपेंस होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते, कोई भी खर्च उधार साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा जगह छोड़ के, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसमें राम का और श्याम का, तो राम का कितना 80,000 के ऊपर हम गिनेंगे 10% इंटरेस्ट, तो 8,000 हो जाएगा, और 70,000 पे 10% गिनेंगे तो 7,000 हो जाएगा। अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो इसका इंटरेस्ट कहीं पे भी दिया नहीं है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरा का पूरा उसकी दूसरी एंट्री भी होनी है 15,000 की, ठीक है ना। तो ये 15,000 की दूसरी एंट्री मतलब यहीं पे होगी, क्रॉस एंट्री होगी, क्योंकि इसके लिए वो क्या होगा, उसने हमको पैसा यूज करने के लिए दिया है, मतलब लाभ देने वाले हैं। तो अगर लाभ लेने वाले होते तो उधर लाभ देने वाला है, इसलिए उसकी जमा साइड लिखेंगे हम 8,000 एंड 7,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद उसी में दिया है
सॉरी यहाँ पे 5% है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 5% है, वो ड्राइंग पे था। 5% हो जाएगा 80,000 का, 4,000 एंड 3,500, मतलब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7,500। और इन द सेम वे यहाँ पे उसकी एंट्री 4,000 एंड 3,500। अभी यहाँ पे ड्राइंग्स के ऊपर 10% है, तो ड्राइंग्स भी हम लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस में राम और श्याम का 18,000 एंड 16,000, 18,000 एंड 16,000। देखो इस तरीके से आप करोगे ना एंट्री, तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। कोई भी नया टॉपिक भी आएगा तो आप इस मेथड से करोगे तो आपको जरा सी भी भूल नहीं होगी। 18,000 एंड 6,000 उसका ड्राइंग से, पहले आपने ड्राइंग्स लिख दिया। अभी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जो है हमें उस पार्टनर के पास से लेना है, क्योंकि ड्राइंग मतलब वो पैसा ले गया है हमारे पास, मतलब फर्म के पास ले गया है, हम फर्म है और वो हमारे पास ले गया है, हम फर्म के अकाउंटेंट है, मतलब वो हमारे पास ले गया, तो हमें उसके पास ब्याज वसूल करना है, मतलब रिसीवेबल। तो 18,000 का 10%, अब 10% सही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम के पास कितना लेना है ब्याज? 18,000 का 10% 1800 एंड 16,000 का 10% श्याम के पास कितना लेना होगा? 1400। तो यहाँ पे देखो ये 10% हो गया, और इसकी टोटल हम कर देते हैं, ये 16 है, सॉरी 3,400। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो ये पूरे का पूरा क्रॉस एंट्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो बाकी रहता है ना, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है ना, उसका बाकी का अमाउंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे तो पूरा वैल्यू लिखेंगे क्योंकि पूरे का पूरा वहाँ पे चुकाना है, तो यहाँ पे आएगा जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है वो बाकी का, लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पूरे का पूरा नहीं है, तो पूरे का पूरा यहाँ पे एंट्री दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब क्यों होता है? तो ये मैंने आगे भी बताया कि कैपिटल अकाउंट जो है वो एक्चुअली हमारा अकाउंट नहीं है, वो बैलेंस शीट का एक पार्ट है। कैपिटल अकाउंट है उसमें वो यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना कैपिटल या फिर ड्राइंग्स, उसमें से माइनस के वो उसका पार्ट ही है यहाँ पे। तो जो भी लायबिलिटीज एंड एसेट्स होगी हमारे, वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ना कि वो रकम जो उसने पे कर चुके हैं। जो बाकी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पूरे का पूरा चुकाना बाकी है, और ये पूरे का पूरा हमें उससे लेना बाकी है। और उसके बाद थर्ड टॉपिक है प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन घसारो, हिंदी में घिसाई। तो यहाँ पे मैं टेंजिबल इनटेंजिबल को अलग कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है उसकी, यहाँ पे बाद में देख लेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे फिक्स एसेट में, मतलब फिक्स एसेट मतलब स्थायी संपत्ति, गुजराती में कायमी मिलकतो। प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन मतलब यंत्र, तो मशीन भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिक्स में। मशीन इनर कॉलम में पहले लिखूंगा और उसके बाद माइनस डिप्रिसिएशन करूंगा। तो मशीनरी मुझे दिख रही है 18,250 रुपीज, 18,250 रुपीज, बट उसमें उन्होंने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, तो वो डिप्रिसिएशन गिन लिया है, तो वो भी उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो अलग करना है। तो मशीन में डिप्रिसिएशन उसने किया है, डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे, जो पुराना है ट्रायल बैलेंस में उसको वापस लाएंगे। वो नहीं करना था, हमें जो दिया है एडजस्टमेंट में वो करना है, उन्होंने गलती से कुछ और कर दिया है 1750, तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 20,000। 20,000 मशीनरी का हो गया। अभी माइनस उसका नया डिप्रिसिएशन हमारे एडजस्टमेंट वाला करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस वाला तो एक एंट्री हो गया, उस ट्रायल बैलेंस में जो है उसकी एंट्री तो एक ही होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट में जो है कि 10% हमें इंटरेस्ट गिनना है मशीनरी पे, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन गिनेंगे, तो वो हो जाएगा 18,000। और ये 2,000 जो है वो एडजस्टमेंट से हमने कैलकुलेट करके लिया है। 20,000 का 10% हमने कैलकुलेट किया है, तो 10% हमने कैलकुलेट किया है, जो ट्रायल बैलेंस में उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो 2,000 की दूसरी एंट्री हम करेंगे। कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम पहले लिख देते हैं डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मतलब यंत्रों पर घसारो, कितना दिया? 2,000 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं उसी में दिया है 5% ऑन फर्नीचर।
फर्नीचर में डायरेक्टली 8000 दिया है, तो फर्नीचर हम लिख देते हैं। फर्नीचर वो हमारा फिक्स एसेट है 8000 माइनस डिप्रिसिएशन, उसमें सीधा ही 5% करना है तो 400 हो जाएगा। तो आपका 7600 हो जाएगा फर्नीचर का वैल्यू, नया वैल्यू, अभी का वैल्यू। तो वो 400 रुपीज जो है वो डिप्रिसिएशन ऑन हो गया फर्नीचर। उसके बाद हमको दिया हुआ है 4th नंबर, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम स्ट्रक्चर से कर लेंगे, बाद में धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करते जाएंगे। उसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ये बेड डेप्ट क्या है और मतलब बेड डेप्ट का रिजर्व क्या है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊंगा, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पहले पुराने कोर्स में 11th के अंदर उसका पूरा चैप्टर होता था, लेकिन अभी वो चैप्टर निकल चुका है 11th के कोर्स में। तो पुराने कोर्स में जो है उस हिसाब से मैं आपको पूरा एक वीडियो समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिप्रिशिएशन, सॉरी ये बेड डेप्ट रिजर्व। तो बेड डेप्ट क्या होता है तो उसको समझने के लिए पहले तो ये टॉपिक है ना हम लास्ट में लेंगे, लास्ट एडजस्टमेंट हम इसको देखेंगे, क्योंकि उसके पहले थोड़ा अगर उसमें मतलब डेप्टर्स जो होता है उसमें जो भी दूसरे चेंजेस वो कर लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को लास्ट में ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हमें, 4th टॉपिक हम लास्ट में करेंगे। 5th टॉपिक कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड रेंट। ये 3 चीजें जो है एडजस्टमेंट में दी है और ट्रायल बैलेंस में भी दी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट अलग है और यहाँ पे कुछ अमाउंट अलग है। तो यहाँ पे दिया हुआ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया है साथ में, जबकि वहां पे ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं किया है। तो पहले हम लिख लेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसमें क्या क्या दिया है, पहले सैलरी, तो सैलरी ढूंढ लेते हैं। सैलरी कितनी है, सैलरी दिख रहा है मेरे को 15,000। सैलरी मतलब वेतन, हिंदी में बोल रहे थे, गुजराती में पगार। तो सैलरी 15,000 दिया हुआ है, वो इनर कॉलम में मैं लिखूंगा और माइनस करूंगा आउट, सॉरी 15,000 टोटल सैलरी हमने चुकानी है पूरे साल में, हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब जो चुकाने बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है 500, सॉरी 500। तो यहाँ पे हो गई ये 14,500, मतलब यहाँ पे 15,000 टोटल चुकाना था, उसमें से 500 सॉरी प्लस करना पड़ेगा, चुकाना बाकी है। अदत्त, हिंदी में अदत्त, दत्त मतलब दिया, दत्त मतलब दिया और अदत्त मतलब नहीं दिया, मतलब चुकाना बाकी है। हिंदी में अदत्त शब्द लिखा होगा, तो अदत्त मतलब चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी है तो हमें प्लस करना। 15,000 तक चुका दिया है और 500 चुकाना बाकी है, तो 15,500 15,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चुकाना बाकी है वो हमारा लायबिलिटीज होगा, तो लायबिलिटीज होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हेडिंग देके साथ में लिख देंगे तीनों का, सैलरी, सैलरी 500, ठीक है ना। साथ में दूसरा भी लिख देंगे साथ में, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब फुटकर खर्च, मतलब परचून खर्च, सन्ड्री छोटे मोटे खर्च, छोटे मोटे खर्च चाय पानी नाश्ता जो भी है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया है वो देख लेते हैं, वो दिया है 1,500 रुपया। और 1,500 तो अभी तक चुका दिया, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रखा। चाय वाले को बोला अभी बाद में दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, मैं पगार होते ही दे दूंगा। यहाँ पे पगार नहीं, ये तो खुद का है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 150 जो हम थोड़ा बहुत बाकी रख लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे हो गया 1,650। और उसकी भी दूसरी एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, वो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब चुकाना बाकी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 150। एंड द लास्ट है इसमें रेंट, रेंट भी दिया हुआ है, रेंट 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 रेंट, हाँ रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ 5,000, वो साथ में आ गया। तो उसके अंदर रेंट भी है और टैक्सेस भी है। रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेंस, सॉरी टैक्सेस
तो वो 5000 दिया हुआ है और उसमें से भी कितना चुकाना बाकी है, वो भी 150 चुकाना बाकी है रेंट। उसमें से आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे अलग से, क्योंकि वो उसमें टैक्स चुकाना बाकी नहीं है, रेंट ही चुकाना बाकी है। तो वहाँ पे वो हो जाएगा चुकाना बाकी 5150 चुकाना बाकी है। तो वहाँ पे प्लस ही होगा, क्योंकि जो टोटल हमारा एक्सपेंस कितना होगा, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 15000 प्लस 500, 15500, जिसमें से 15000 चुका है और ये नहीं चुका है, दोनों का हमें प्लस। जो ट्रायल बैलेंस में है वो हमने पेड कर दिया है, और जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया वो हमने अनपेड है, मतलब चुकाना बाकी है। हमें तो टोटल एक्सपेंस वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज लिखना है, जो बाकी है वही लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट एंड टैक्सेस 150, तो ये हो गया 800 रुपीज। तो ये लास्ट, उसके बाद एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। तो हमें कोई मतलब यहाँ पे डाउट है ही नहीं, अगर ये लॉस जाएगा तो भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चुका ही दिया है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमारा लास्ट वाला बाकी था, मतलब फोर्थ वाला बाकी था, प्रोवाइड 5% बेड डेट। तो उसके पहले में देखना होता है कि हमारा जो डेप्टर है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है एडजस्टमेंट के हिसाब से, और उसके अंदर भी हमें मतलब ब्रैकेट में कोई टॉपिक है तो वो भी हमें लेना है, तो वो टॉपिक भी बाकी रह गया। तो पहले चलो वो ले लेते हैं, बाद में ये लेंगे बेड डेप्ट वाला। तो यहाँ पे एक स्टॉक दिया है 1/4/2016 ईयर, ये हमारा ईयर है 2017 में खत्म होने वाला, और वो 1/4/2016 दिया है, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। और ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है 25,000 रुपीज, उसकी एक एंट्री हो गई। यहाँ पे 8% गीता जोन। पहले हमें ये बताओ कि गीता जो है वो हमारी पार्टनर है कि नहीं, ये रामेर श्याम है। तो गीता हमारी पार्टनर नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है, कोई कोई कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है। तो 1/10/2016 दिया है, 1 अक्टूबर 2016 दिया हुआ है, गीता लोन दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब हमने उसके पास लोन लिए। पहले मैं वो लोन लिख देता हूँ, लोन जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि उसका पेमेंट जो है 1 साल के अंदर अंदर नहीं चुकाना होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो हमें गिनना ही पड़ेगा एवरी ईयर। तो 8% गीता लोन, 8% गीता लोन है 15,000 रुपीज। अभी यहाँ पे नॉर्मली ये जो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमें, अगर हमने चुका दिया है तो वो एक्चुअली उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, करंट लाइबिलिटीज में चला जाता है। लेकिन वो हमें उसी व्यक्ति को चुकाना है, उसी पर्सन को चुकाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को उसी की अमाउंट में जोड़ देंगे, क्योंकि वो जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट गिनेंगे एवरी ईयर। वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट मतलब जोड़ देंगे, उसके बाद जो टोटल अमाउंट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट गिनेंगे उसके ऊपर, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट गिना जाएगा। तो लोन में वो लोन गिना जाता है। तो गीता लोन जो है 15,000 है, उसके ऊपर उसका जो हमें इंटरेस्ट चुकाना बाकी है वो भी अगर चुका देते हैं तो वहाँ पे नहीं गिनेंगे, लेकिन जो चुकाना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड हमें यहाँ पे परसेंटेज कभी भी दिया, अपोजिट साइड देखो कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। यहाँ पे हम देखने की ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो जल्दी मिल जाएगा। लीज होल्ड भी दिया है, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी दिया है, मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे जो 15,000 का इंटरेस्ट है 8%, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो भी एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गीता लोन, तो 8% तो गिनना है हमें, लेकिन वहाँ पे डेट को भी ध्यान में लेना है, डेट को भी हम ध्यान में लेंगे। तो हमारे पास है 15,000, उसके ऊपर हम 8% करते हैं 1,200, एंड वहाँ पे डेट दिया है अक्टूबर, 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का गिनना है। तो यहाँ पे उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और 12 मंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो 600 रुपीज हमें उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो क्या करेगा, हमने उसको चुकाया नहीं तो वो उसकी अमाउंट में टोटल कर देंगे और हमारा हो जाएगा उसको चुकाना 15,600। अभी नेक्स्ट ईयर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट गिनेंगे,
15,000 पे नहीं, 15,600 पे गिनेंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड और एक टॉपिक है, लीज होल्ड बिल्डिंग, आपको ब्रैकेट में दिखे, परसेंटेज दिखे, डेट दिखे तो आपको देख लेने का, वो भी आपका एडजस्टमेंट ही है फॉर 4 ईयर्स। लीज होल्ड बिल्डिंग दिया है 4 ईयर के लिए, लीज होल्ड बिल्डिंग 4 ईयर के लिए, कोई डेट नहीं दी है, 7,000 रुपीज दिया है, तो 4 ईयर्स में से हमने 1 ईयर जो पूरा हुआ, कोई डेट नहीं दी है, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा समझ के ये जो पूरा हुआ उस ईयर के लिए, अगर हिंदी में देख लेता हूँ, कोई डेट तो नहीं दी है, ओके, तो वो भाड़ा पट्टा जो है, लीज होल्ड जो है वो 4 ईयर के लिए, उसमें से एक साल हमने उसका यूज कर लिया, तो 1 साल का हमें उसको मतलब उसका एक्सपेंस में ले जाना पड़ेगा, एक्सपेंस नहीं बोलते उसको, मांडी वाड़ू, हमें उसको मांडी वाड़ू मतलब 1 साल का जो है एक्सपेंस हो, उसको हमें वहाँ से उतनी अमाउंट को हमें कम कर देना है। उसका मस्त वर्ड है, बहुत बार यूज होता है हिंदी में भी, अपलिखित करना, मांडी वाड़ू 7,000 रुपीज है, तो 4,000 में से एक, मतलब 4 ईयर्स में से 1 ईयर्स हमने यूज कर लिया, तो लीज होल्ड बिल्डिंग का कितना हो जाएगा, वो भी हमारा एक नॉन करंट एसेट हो जाएगा, फिक्स एसेट हो जाएगा। तो लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब भाड़ा पट्टा, तो 7,000 है, उसमें से 1/4 मतलब 7,000 डिवाइडेड बाई 4 हम कर लेते हैं, 1750 का हमने यूज कर लिया, उसको हमने 5,250 हमारी उसकी वैल्यू बच गई, तो 1750 हमारे लिए वो नुकसान हो गया, 1 साल का यूज कर लिया, तो लीज होल्ड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। उसको वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं भी आपको बता देता हूँ लीज होल्ड बिल्डिंग का। ओके, उसके बाद दूसरा है, लास्ट अभी बच गया है हमारा 4th वाला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। अभी यहाँ पे हमें लिखना है पहले डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब देनदार, देवादार, डेप्टर्स है ना। डेप्टर्स कब उपस्थित होते हैं, जब हम उधार बिक्री करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार बिक्री, किसी को उधार माल बेचते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे लिए डेप्टर्स बन जाते हैं। और वो डेप्टर्स जो है वो कभी वैसे तो हमें पैसा दे देते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो पैसा नहीं दे पाते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेड डेप्ट। तो बेड डेप्ट उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा डेप्टर्स कितने थे वो देख लेते हैं। डेप्टर्स हमारे सन्ड्री डेप्टर्स भी लिखा हो सकता है, डेप्टर्स है मेरा 45,000 लिखा है, हमें 45,000 रुपीज लेने थे, उसमें से प्रोवाइड 10% डेप्ट, आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व बोला है, यहाँ पे कोई डेप्टर्स है, बेड डेप्ट नहीं है, तो बेड डेप्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लिख देंगे यहाँ पे। उसमें से शायद बेड डेप्ट हो जाए तो नेक्स्ट ईयर, उसके लिए हम बेड डेप्ट रिजर्व रखेंगे, बेड डेप्ट रिजर्व, और बेड डेप्ट रिजर्व इसमें लिखा है, बेड डेप्ट रिजर्व लिखा है 5%, तो 45,000 का 5% करें तो 2250, ये हमारा बेड डेप्ट रिजर्व हो जाएगा, उसको माइनस कर देते हैं, तो 42,750 रुपीज वहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, दूसरी एंट्री, तो वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करना है और डेबिट साइड ही करना है, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, आप स्क्रीनशॉट लेके ऊपर वाला हिस्सा लिख दीजिएगा, मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि आपके पास जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देता हूँ 2,400, नीचे लिख दिया, ये 2-3 चीज निकाल देता हूँ, ओके, और ये 15,500 भी लिख देता हूँ, ओके। तो अभी मेरे पास यहाँ पे आएगा बेड डेप्ट का टॉपिक, तो बेड डेप्ट का टॉपिक हमें कैसे करना है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैं याद करवा रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा और ज्यादा याद करवाऊंगा। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में से लिखना है पिछले साल का जो बेड डेप्ट होता है, वो लास्ट ईयर का, मतलब जो भी बेड डेप्ट हमारा जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस का लिखना है, उसमें हमें प्लस करना है जो नया वाला अभी बेड डेप्ट होगा, वो जब बेड डेप्ट का पता चला जो लिखना बाकी रह गया था वो, तो वो हमारा एडजस्टमेंट में से मिल जाएगा।
ये दोनों डेबिट डेबिट मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेबिट मतलब उधार बाकी, डेबिट बैलेंस में मिल जाएगा। उसके ऊपर बेड डेप रिजर्व करना है, जो अभी हमने निकाला है वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा जो है हम नेक्स्ट ईयर इतना बेड डेप जाएगा, उसके लिए हम पहले से प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको कम कर देंगे, मतलब वहाँ पे डेबिट कर देंगे। कम करना मतलब डेबिट करना, क्योंकि उसको हम एक्सपेंस मान ले रहे हैं। तो बेड डेप रिजर्व जो है, गालखाद अनामत जो है, डुबात्रोन अनामत जो है, वो एडजस्टमेंट वाला हम लिख देंगे, मतलब बीच में दोनों एडजस्टमेंट वाला आ जाएगा। यहाँ पे 3 टॉपिक लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वापस आपको बेड डेप रिजर्व लिखना है, जो पिछले साल का हमने माइनस कर दिया था लेकिन हुआ नहीं, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। बाद में ये अमाउंट को बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे बेड डेप्ट और बेड डेप रिजर्व जो है वो पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो बेड डेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन बेड डेप रिजर्व 2250 है। उसके बाद बेड डेप वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं। बेड डेप रिजर्व दिया है 700 रुपीज, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। और बेड डेप्ट भी ढूंढ लेते हैं, बेड डेप भी दिया हुआ 400, जो हमारा डेबिट बैलेंस ही होता है। जो डेबिट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस प्लस होता है, और डेबिट साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे 2650, उसमें से 700 हमें माइनस करना है, तो 1950 आएगा शायद। 400 प्लस 2250 माइनस 700, 1950। तो यहाँ पे हमारे सभी एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, बहुत ही लंबा हो गया है वीडियो। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आगे वाले वीडियो करें, लेकिन मैं पहले सोचूंगा कि सभी चैप्टर्स के एडजस्टमेंट वाले वीडियो मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं मतलब आप लोग क्वेश्चन कर सको। और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए, करोगे तो याद रह जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत आपको बिना समझे भी लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते उसको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे पूरे का पूरा स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है कि पूरे का पूरा आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ना तो आपको पूरा रट्टा मारना है, ना तो आपको पूरा अब स्टार्टिंग से ही समझ लेना है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रट्टा मारना भी पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डीप में उसको प्रैक्टिस करते जाओगे और डीप में उसके बारे में सोचते जाओगे, तो अपने आप आपको वो सब याद रह जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है।